हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ के संस्कृत की। क्लास सिक्स्थ के संस्कृत के 5th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पंचमः पाठः, अगर हम संस्कृत में बोले तो पंचमः पाठः को आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके मतलब को समझने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने वाले हैं। ओके, तो पंचमा पाठा का नाम है वृक्षः। वृक्षः को हिंदी में कहते हैं पेड़ और इंग्लिश में कहते हैं ट्री। ओके, ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार कविता को। ठीक है, थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाएगी, उसके बाद हम इसके एक एक शब्दों के मतलब को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे, और जब हम सारे वर्ड्स के मतलब को समझ जाएंगे तो फिर इस कविता का सार क्या है, इसकी समरी क्या है, इस पोयम की समरी क्या है, वो हमें समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कविता क्या है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में है, वने वने निवसंतो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। और दूसरा पैराग्राफ है, शाखा दोला सीना वेगः तय किमपि कुजन्ति वृक्षः पीबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः अस्पृशन्ति पादः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। ठीक है, तो ये एक कविता है और इस कविता को जो लिखा है डॉक्टर हर्षदेव माधव ने। ओके, डॉक्टर हर्षदेव माधव ने। तो चलिए, ये कविता तो हमने पढ़ लिया, अब इसके मतलब को समझते हैं, साथ ही साथ जितने भी शब्द हैं उनके मतलब को समझते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, वने 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 निवसंतो वृक्षः। तो वने वने का क्या मतलब होता है? वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन में। ओके, प्रत्येक वन में, वने वने मतलब प्रत्येक वन में, इन एवरी फॉरेस्ट। निवसंतो का मतलब होता है रहते हुए या रहने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निवसंतो का मतलब होता है रहने वाले। निवसंतो का मतलब, वृक्षा का मतलब आपको समझ में आ गया, बहुत सारे पेड़। ठीक है, पेड़ प्लूरल्स मतलब बहुवचन में यूज कर लेंगे, जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनको वृक्षः कहते हैं। तो चलिए, तो पहले लाइन का क्या मतलब हुआ, वने वने निवसंतो वृक्षः। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, प्रत्येक वन में जो पेड़ है वो रहते हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं या वे प्रत्येक वन में रहते हैं। दूसरी पंक्ति है, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वन को वन बनाने वाले जो होते हैं, यानी कि जंगल को जो जंगल बनाने वाला होता है वो पेड़ होता है। जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं ना, जिस जगह पे, वो जगह क्या बन जाती है? वन बन जाता है, जंगल बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वन को वन बनाने वाला कौन है? पेड़ ही है। ठीक है, तो वने वने निवसंतो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। रचयन्ति का मतलब होता है बनाने वाला, बनाने वाला। तो प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं और उस वन में रहते हुए वे पेड़ जो होते हैं जंगल को जंगल बनाते हैं। ओके, तो इस दो लाइन का ये मतलब हुआ कि वने वने निवसंतो वृक्षः, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं, या फिर प्रत्येक वन में पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। ठीक है, यानी कि वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। क्लियर है? तो ये मतलब हो गया। जैसे देश की रचना किससे होती है? तो देश के नागरिकों से देश बनता है, वैसे ही पेड़ों से ही क्या बनता है? वन बनता है। ओके, चलिए दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति है, दूसरा पैराग्राफ है, शाखा दोला सीना वेगः तह किमपि कुजन्ति वृक्षः। शाखा दोला सीना का क्या मतलब हुआ? ये देखिए, शाखा का मतलब होता है ब्रांच, मतलब टहनियाँ, पेड़ों की टहनी को कहते हैं क्या कहते हैं? शाखा। ओके, डालियाँ कह सकते हैं, डालियाँ
और दोला सीना का क्या मतलब? दोला का मतलब होता है झूला, दोला का मतलब होता है झूला, और आसीन का मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो देखिए 3 शब्द से मिलकर के ये एक शब्द बना है संस्कृत में। आसीन का मतलब होता है बैठना, कहते हैं ना आसन ग्रहण कीजिए, आसीन वे वहाँ पे आसीन है, तो आसीन का मतलब होता है बैठना। तो अब इन तीनों शब्दों से जो शब्द बना उनको देखते हैं। शाखा दोला, शाखा मतलब ब्रांच टहनी, दोला मतलब झूला, और आसीन मतलब बैठे हुए। तो शाखा दोला सीना, जो झूला रूपी जो शाखा है, कभी आप पेड़ पे आप चढ़े हो, तो जब आप पेड़ पे चढ़ते हो तो उसकी उसकी ढालियाँ जो होती है वो झूलने लगती है ऊपर नीचे। हो सकता है आपने बचपन में उस पर रस्सी बांध के उस पर झूला लगा करके आपने झूला होगा। ठीक है, तो शाखा जो होती है वो झूले की तरह झूलती रहती है। तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि शाखा दोला सीना वेगा। वेगा का मतलब होता है पक्षीगण, बहुत सारे जहाँ पे पक्षी है तो उनको कहते हैं पक्षीगण, है ना, गण मतलब बहुत सारे पक्षी, तो पक्षीगण। वेगा का मतलब हो गया पक्षी गण। तो शाखा दोला सीना वेगा, जो बहुत सारे जो पक्षी हैं वो झूला रूपी शाखा पे बैठे हुए हैं। तह कीमपि कुजंती वृक्षा, तह का मतलब है कि वे कूजते हैं, यानी कि उस डाली पे बैठ के कूजते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और उनकी आवाज़ सुन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ है, वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, वो भी चहकने लगते हैं, यानी कि वो जो चिड़िया हैं उन पे बैठ के खेल रही हैं, बोल रही हैं, गा रही हैं। तो उनकी खुशी देख करके जो वृक्ष होते हैं ना, वो भी खुशी से कुछ मतलब बोलने लगते हैं। वो हालांकि समझ में नहीं आता, लेकिन कवि कहते हैं कि वो भी ऐसे चिड़िया को खुश देख करके पेड़ भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ शाखा दोला सीना वेगा तय कीमपि कुजंती वृक्षा। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पंछियों के कूकने पर वो जो पेड़ है वो भी कुछ कुछ चहक रहे हैं, बोल रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं अगले पंक्ति की। देखिए कीमपि का मतलब होता है कुछ भी। ठीक है, कुछ कुछ बोलना, तो कीमपि का मतलब है कुछ कुछ, या कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी। कुजंती का मतलब होता है कूकते हैं। ठीक है, या गाते हैं, बोलते हैं, तो कूकते हैं। और वृक्षा का मतलब तो आपको पता ही है। यहाँ पे है पिबंती पवनम जलन संततम। पिबंती का मतलब पीते हैं, पवनम जलम संततम। पिबंती का मतलब क्या हो गया कि पीते हैं। ठीक है, संततम, पवनम का मतलब हो गया हवा, वायु। जलम का मतलब आपको पता है पानी। संततम का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, लगातार। ठीक है, लगातार। तो क्या हो गया? संततम का मतलब लगातार। तो देखिए इसका अब इनके मतलब को समझते हैं। पिबंती पवनम जलन संततम, जो पेड़ होते हैं वो हमेशा कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे जीवित रहते हैं? तो वो हवा पे और जल के सहारे जीवित रहते हैं। ठीक है, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। अभी देखिए पेड़ की तुलना किससे की जा रही है? साधु जना का मतलब होता है जो साधु लोग होते हैं, सेंट्स, जो जंगल में रहते हैं, वहीं पे फल फूल और हवा पानी पे जिंदा रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तो साधु जना का मतलब साधु लोग जो होते हैं वो। इव सर्वे वृक्षा, इव का मतलब होता है की तरह, की तरह। इव का मतलब की तरह, सर्वे का मतलब सारे, और वृक्षाम का मतलब पेड़। तो पिबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। जो पेड़ होते हैं वो हवा और पानी पे जिंदा रहते हैं। जिस तरीके से साधु लोग, सेंट्स लोग तपस्या करते हैं और हवा पानी जंगल में के ही सहारे जिंदा रहते हैं, वैसे ही पेड़ भी साधु की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे पेड़ की तुलना किससे की जा रही है? साधु लोगों से की जा रही है। ठीक है, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ जो होते हैं तपस्वी की तरह होते हैं, जो कि केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है अस्पृशंति पादः पातालम च। स्पृशंति का मतलब होता है छूते हैं। ठीक है, छूना, छूते हैं। पादः मतलब पैरों से, पैरों के सहारे या पैरों से। पातालम च, पाताल मतलब धरती। ठीक है, नभः
शिरसु वहंती वृक्षा, शिरसु का मतलब होता है सिर, सिर पर, ठीक है। एक्चुअली ये विभक्ति यहाँ पे लग रहा है तो इसलिए आपको ये सब बाद में समझ में आएगा। सिर पर। नभ मतलब आकाश, आपको पता है स्काई, आकाश। तो अब मतलब समझते हैं। स्पृशंति पादः पातालम च, जो पेड़ होते हैं वे अपने पैरों से पाताल को चूमते हैं, मतलब पाताल को छूते हैं, धरती को छूते हैं, है ना। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती है ट्रीज की, वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं अपने पैरों से, यानी कि अपने रूट से धरती को पकड़ के रखती है, छूते हैं अपने पैरों से, और जो आकाश होता है उनको अपने सर पे बिठा के रखते हैं। कभी भी आप एक पेड़ को देखिएगा, ट्री को देखिएगा, जैसे इस ट्री को देख लीजिए, तो इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ज़मीन से है जुड़ी हुई, यानी कि अपने पैरों से ये ज़मीन को छू रही है, और इसके जो सर के ऊपर है बिल्कुल आकाश है, तो आकाश को अपने सर पे बिठा के रखती हैं पेड़, ठीक है। वही इस लाइन में कह रहे हैं कवि। स्पृशंति पादः पातालम च, पेड़ जो होते हैं वे अपने पैरों से पाताल को, धरती को छूते हैं और आसमान को अपने सर पे बिठा के रखते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं, फिर से समझते हैं इसका मतलब। स्पृशंति पादः पातालम च नभ शिरसु वहंती वृक्षा, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल यानी धरती को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं या बिठा के रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। तो अगले पैराग्राफ में है पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयो, पय का मतलब होता है पानी, पय का मतलब क्या होता है? पानी। दर्पण का मतलब क्या होता है? आईना, मिरर, है ना, आईना। तो पयो दर्पणे का मतलब कि पानी रूपी दर्पण, यानी कि आप जब किसी कुएं के अंदर झांकते हो तो आपको आपका क्या दिखाई देता है? आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि आपकी छाया दिखाई देती है। स्व प्रतिबिंबम का मतलब होता है अपने आप को देखना। स्व मतलब खुद का, स्व मतलब खुद का, और प्रतिबिंब का मतलब होता है चित्र, है ना। तो पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पेड़, ये देखिए, ये जो पेड़ है ये पानी के किनारे है, और जब पेड़ पानी में देखेगा तो इसे क्या दिखाई देगा? खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वही कहते हैं कि पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन। कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य के साथ, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित है पेड़, आश्चर्य के साथ। पश्यंती का मतलब देखता है, देखता है। तो अब समझते हैं इसका मतलब। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ते वृक्षाः, पानी में, पानी रूपी दर्पण जो है, पानी रूपी जो ये आईना है, मिरर है, इसमें अपने आप के प्रतिबिंब को बिल्कुल आश्चर्य के साथ देख रही है वृक्ष, है ना। अगला जो है पैराग्राफ वो है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। अभी पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। प्रसार्य का मतलब होता है फैलाकर, फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम का मतलब क्या होता है? अपनी छाया रूपी बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। सत्कार का मतलब क्या होता है? स्वागत करना, आदर करना। और वृक्षा, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। तो अब इसका मतलब समझते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, जो पेड़ है अपनी टहनियों को फैला करके, अपनी छाया को फैला करके, छाया रूपी बिस्तर को फैला करके लोगों का स्वागत करती है पेड़। देखिए पेड़ कितनी परोपकारी होती है ना। जब कभी भी गर्मी में आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ आपको दिखाई नहीं देता है, धूप ही धूप वहाँ पे रहती है, तो आपको तलाश होती है छाया की, और आपको 2 किलोमीटर चलने के बाद कड़े धूप में आपको एक पेड़ दिखाई देता है, तो पेड़ के नीचे छाया होती है। तो वही बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके जो वृक्ष होती है, जो पेड़ होते हैं, वे स्वागत करते हैं लोगों का। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कविता का। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की बात करते हैं।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्दार्थों की। तो शब्दार्थ क्या क्या है? वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट। निवसंतः का मतलब होता है रहते हुए या रहने वाले, लिविंग। रचयंती का मतलब होता है रचते हैं या बनाते हैं, मेक। शाखा का मतलब होता है डालियाँ या टहनियाँ, ब्रांचेस। दोला का मतलब होता है झूला, स्विंग। आसीना का मतलब होता है बैठे हुए, सिटिंग। वेगा का मतलब होता है पक्षीगण, बर्ड्स। किमपि का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग। कुजंती का मतलब होता है कूकते हैं, कूकती हैं, चर्प। संततम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, ऑलवेज। साधु जना का मतलब होता है तपस्वी लोग, सज्जन, सेजेस। ईव का मतलब होता है की तरह, लाइक। पिबंती का मतलब होता है पीते हैं, ड्रिंक। स्पृशंती का मतलब होता है स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, द स्काई। शिरसु सिर पर, वहंती ढोते हैं। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण, आईने में, यानी कि इन मिरर लाइक वाटर। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, वंस ओन इमेज। पश्यंती देखते हैं, सी लुक एट। ओके, तो ये शब्दार्थ को आपको याद कर लेना है अच्छे से। कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, विथ वंडर। प्रसार्य का मतलब होता है फैला करके, एक्सपैंडिंग। स्वच्छाया संस्तरणम का मतलब होता है अपनी छाया रूपी, ओन्स शैडोज बेड। ये 3 शब्दों से मिलकर बना था। स्व मतलब खुद का, छाया मतलब छाया, और संस्तरणम का मतलब बिस्तर। सत्कारम का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट। ओके, अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। सबसे पहले है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अभी देखिए वचन के हिसाब से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? वनम वने वनानी। क्या है? वनम वने वनानी। दूसरा है, तो जब वनम एक वचन यहाँ पे दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन। वन का एक वचन होता है वनम, द्विवचन वने और वनानी। तो अगर जल है, जले है यहाँ पे, तो जले का एक वचन क्या होगा? जलम, जलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जले यहाँ पे ऑलरेडी है तो जलानी। वैसे ही बिंबम, बिंबम है तो क्या हो जाएगा? बिंबे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिंबानी, बिंबानी। वृक्षम वृक्षो वृक्षान। ठीक है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पवनम। यहाँ पे ठीक है, क्या हो जाएगा? पवनम, पवनम। पवनो, पवनान। और जनम, जनो और जनान। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमने पूरा कर दिया इसको। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, इनका जो भी उपयुक्त आपको लगता है कि विभक्ति कौन सी लगेगी, उस विभक्ति में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर पहले लाइन को पढ़े, पहले सेंटेंस को, पहले वाक्य को, तो यहाँ पे अहम रोटिकाम खादामी। यहाँ पे रोटिका था तो रोटिका से क्या इन्होंने बनाया? रोटिकाम। तो वैसे ही त्वम, यहाँ पे जल है तो क्या हो जाएगा? जलम, जलम पीबसी। छात्र दूरदर्शन, यहाँ पे दूरदर्शन है तो क्या हो जाएगा? दूर दर्शनम पश्यति। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। वृक्षः पिबन्ति, तो पवन से क्या यहाँ पे लिख देंगे हम? पवनम। वृक्षः पवनम पिबन्ति। ताः कथा का क्या हो जाएगा? ताः कथाम, ये क है, ठीक है, और ये थ है, कथाम लिखन्ति। आवाम जंतुशाला गच्छावः, क्या हो जाएगा? आवाम जंतुशालाम गच्छावः। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु
कर्तृपदानि चेनुत। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चेनुत। मतलब यहाँ पे कर्तृपदानि का मतलब होता है, कर्तृपदानि का मतलब होता है कि कर्ता, जो कर्ता है इन वाक्य में, जो आपको लगता है कि जो कर्ता है उसको अलग करके लिखिए। कर्ता कहते किसे है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो जो कार्य को करता है उसे ही कर्ता कहते हैं, ठीक है, यानी कि करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, राम आम खाता है, तो यहाँ पे जो खाता है वो है क्रिया, यानी कि ये एक्शन है, ये काम हो रहा है, और कर कौन रहा है, राम कर रहा है, तो राम कौन है, करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे पहले अगर बात करें क की, तो यहाँ पे है वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति। वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति मतलब वृक्ष जो है वो अपने सर पे आकाश को बिठा के रखता है, यानी कि ढोता है। तो कौन ढोता है, वृक्ष ढोता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, वृक्षा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वृक्षा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर ख की बात करें तो विहगः वृक्षेषु कुजन्ति। तो जो वृक्ष पे कौन कूजता है, चिड़िया कूजती है। वहगः पक्षीगण, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, वहगः, ओके। वैसे ही ग में पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति। जल रूपी आईने में, जल रूपी दर्पण में अपने आप को कौन देखता है, कौन देखते हैं, तो वृक्षा देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, वृक्षा। घ में कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अन्न को कौन अन्न का उत्पादन कौन करता है, यानी कि अन्न को कौन उपजा रहा है, तो कृषक यानी कि किसान। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, किसान, कृषकः। लास्ट है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में कौन है, कौन रहते हैं, तो मछली रहती है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, मत्स्य, ओके। तो इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट है प्रश्नानामुत्तराणि एक पदेन लिखित। जो इस प्रश्नों में के उत्तर है उनको एक पद में लिखना है, यानी कि एक शब्द में लिखना है। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है वृक्षः कै पातालम स्पृशन्ति। जो वृक्ष है वो पाताल को, यानी कि जमीन को, लैंड को किस चीज से छू के रखते हैं, कैसे छूते हैं। तो हमें पता है कि वृक्ष जो है वो पैरों से, अपने जड़ से यानी कि पैरों से वृक्ष को जमीन को छूते हैं। तो वृक्षः कै पातालम स्पृशन्ति का आंसर क्या हो जाएगा, पादः। पादः मतलब पैरों से। तो अगर हम पूरे वाक्य को अगर पढ़े तो क्या हो जाएगा, वृक्षः पादः पातालम स्पृशन्ति, ओके। नेक्स्ट है वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष से क्या बनते हैं, तो हमें पता है कि वृक्षों से मिलकर के जंगल बनता है, वन बनता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वनम। अगला प्रश्न है विहगः कुत्र आसीना। विहगः जो पक्षीगण है वो कहाँ पे बैठते हैं, तो वे जो शाखा रूपी झूला है उस पे बैठते हैं। तो क्या हो जाएगा, शाखा दोलायाम। ये द है, दोलायाम, शाखा दोलायाम, ओके। नेक्स्ट है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। कौतुक से यानी कि आश्चर्य के साथ वृक्ष क्या देखती है, तो आपको पता है कि अपना खुद का प्रतिबिंब वो देखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम, ओके। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समुचितः पदः रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो पद है इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथम विभक्ति में दिया हुआ है। जैसे गजह को प्रथम विभक्ति में कहते हैं एक वचन में गजह, गजऊ, गजह, यानी कि एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी। तो अश्वः को कैसे लिखेंगे, अश्वः। अश्वः का कैसे लिखेंगे, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, ठीक है। तो वैसे ही लिख देना है, अश्वौ, और यहाँ पे अश्वः, ठीक है। वैसे ही अगर द्वितीय विभक्ति में देखें तो सूर्यम, सूर्य को लिखा गया है सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। तो चंद्रमा, यहाँ पे चंद्र रूप है तो चंद्रमा को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रम, चंद्रम, और यहाँ पे हो जाएगा चंद्रौ, और चंद्रान तो ऑलरेडी है। तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, यहाँ देखिए विडाल को लिखा गया है ना। देखिए ऐसे ही आप
जा सकते हैं संबोधन तक एक ही किसी धातु रूप को लेकर के, या लेकिन यहाँ पे अलग अलग धातु रूप दिया हुआ है, ठीक है। तो तृतीया में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालह। तो मंडुका को कैसे लिखेंगे, तो मंडुकेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडुकेन, मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडुकह, मंडुकह। वैसे ही चतुर्थी विभक्ति में है सर्पाया, तो यहाँ पे क्योंकि वानराभ्याम है, ठीक है, वानर रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्पायाभ्याम, सर्पाभ्याम। सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। वैसे ही वानर रूप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वानराय, माफ करिएगा, चलना बंद हो गया पेन, एक सेकेंड रुक जाइए गाइस। वेट, एक बार फिर से पेन को ठीक करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। मैं लिख के देखता हूँ। आ गया, क्या हो जाएगा, वानराय, वानराय, वानराभ्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वानरेभ्य, वानरेभ्य। ओके। अब वैसे ही अगर बात करें पंचमी विभक्ति की, तो पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, यहाँ मोदकात, मोदकात, और मोदकात के नीचे यहाँ पे क्या होगा, पंचमी विभक्ति अगर आपको याद हो तो मोदकात के बाद क्या हो जाएगा, मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोदकेभ्य, मोदकेभ्य। वैसे ही वृक्ष रूप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्षात, वृक्षात। यहाँ पे हो जाएगा वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम, और यहाँ पे वृक्षेभ्य ऑलरेडी है। षष्ठी में जनस्य, जनयोः, जनानाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुकस्य, शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम ऑलरेडी है। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु, तो यहाँ पे हो जाएगा मयूरे, मयूरे, मयूरोः, और मयूरेषु, मयूरेषु। ये धातु रूप हो गया, मतलब अलग अलग धातु रूप लेकर के ये पूरा एक कारक हमने लिख दिया यहाँ पे। तो संबोधन में जैसे बालक रूप को लिया गया, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, वैसे ही नर्तक का क्या हो जाएगा, नर्तक, नर्तकौ, हे नर्तकौ, नर्तकौ, और यहाँ पे नर्तका, नर्तका। और क्योंकि संबोधन है तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी लगेगा। तो इस तरीके से अलग अलग धातु रूप से हमने ये विभक्ति को देख लिया, ठीक है, अलग अलग विभक्ति को, कारक को देख लिया। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनमें से कुछ एक शब्द है जो कि बिल्कुल भिन्न प्रकृति का है, तो वो कौन सा है, मतलब सबसे अलग है, कहते हैं ऑड वन आउट, जो इसमें ऑड है उसको आउट कर दीजिए। तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा भी नदी है, लेकिन जो लता है, लता का मतलब होता है नदी नहीं होती, तो ये अलग है, तो इसको हमने अलग कर दिया, तो लता यहाँ से हट जाएगी। ख में बात करें तो उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो उद्यानम यानी कि बागीचा, कुसुमम यानी कि फूल, और फलम मतलब फल। तो ये सब सजीव है और किसी न किसी तरीके से पेड़ से रिलेटेड है ना, प्लांट से रिलेटेड है। लेकिन चित्र जो है ये प्लांट से रिलेटेड नहीं है, तो चित्र को अलग कर देंगे। ग में है लेखनी, तुलिका,
पाठशाला चटका, तो ये सब पढ़ने लिखने से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेखनी यानी कि जो कलम है इससे हम लिखते हैं। वैसे ही पाठशाला विद्यालय, चटका का मतलब होता है, चटका का मतलब होता है चिड़िया, तो चटका क्योंकि सबसे अलग है तो इसको हम अलग कर देंगे। इसका मतलब होता है पंक्षी। घ में देखिए आम्रम, कदली फलम, मोदकम और नारंगम। तो आम्रम का मतलब होता है आम, कदली फलम का मतलब होता है केला और नारंगम का मतलब होता है ऑरेंज, है ना, नारंगी। तो मोदकम का मतलब होता है मिष्ठान यानी कि मिठाई, इसको हम अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो भिन्न था उसको हमने अलग कर दिया। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, इतने ही प्रश्न थे इस चैप्टर में, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। हमने प्रश्न उत्तर को हल किया, साथ ही साथ हमने मतलब समझा शब्दों का और कविता का सार भी हमने समझ लिया। तो ये कविता वृक्ष थी और वृक्ष के मतलब को समझ लिया और सब कुछ हमने हल कर लिया। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है NCERT जोन को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, NCERT जोन के नाम से हम वहाँ पे हमारा हैंडल है। और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।